गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पर रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। आज अपन ने कल बात की थी कार्बोहाइड्रेट की। आज अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे और वो है प्रोटीन। ठीक है, क्या है? प्रोटीन। आज अपन प्रोटीन की बात करेंगे और प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द, प्रोटीन शब्द किससे लिया है? ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से लिया गया। और इस प्रोटियोस का मतलब होता है प्रथम स्थान रखने वाले या प्राथमिक महत्व। क्या है? प्राथमिक महत्व या प्रथम स्थान रखने वाले होता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और उनका अनुरक्षण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और उनका अनुरक्षण करते हैं, इसलिए ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन शरीर की वृद्धि और उनका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन एमिनो अम्लों के पढ़ेंगे अपन। प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। ये देखो, जैसे अपने नाखून है, बाल हैं, मांसपेशियां हैं, हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, इस एंटीबॉडी और कुछ हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान से सुनना, अपने नाखून, इसलिए इनको काटने पर ज्यादा दर्द नहीं होता। नाखून, बाल, एंटीबॉडी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां और कुछ हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन का संगठन क्या है? सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, सभी प्रकार की जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान से सुनना, वापस बोलूं, रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? कि सभी प्रकार की जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के अलावा, मतलब मेनली प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, और क्या क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होता है, आयोडीन भी पाई जाती है, और कुछ धातुएं भी होती हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मैंगनीज है, आदि भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं जैसे कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज, आयरन, ये भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? प्रोटीन में। ठीक है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों के जैव बहुलक, जिसमें नाइट्रोजन मेनली पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसके अलावा आयोडीन भी इसमें पाई जाती है। धातुओं की अपन बात करेंगे तो कॉपर पाया जाता है, आयरन इसमें पाया जाता है, जिंक इसमें पाया जाता है, मैंगनीज इसमें पाया जाता है। ठीक है। जब अपन प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन का क्या करें? आंशिक जल अपघटन। प्रोटीन का क्या करें अपन? आंशिक जल अपघटन।
जब अपन प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड। और जब इन पेप्टाइडों का पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो अपने को एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एमिनो अम्ल। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अर्थात प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ये होते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयों। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? प्रोटीन में एक शब्द है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयों से मिलकर बने पेप्टाइड। 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयों से मिलकर बने पेप्टाइड क्या कहलाते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड का जो अनुभार होता है वो 10,000 या उससे अधिक होता है। और जब इससे अधिक, इतना 10,000 या 10,000 से अधिक अनुभार होता है तो ये उस स्थिति में पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाते हैं। क्लियर? कब? जब पॉलीपेप्टाइडों का अनुभार 10,000 या उससे अधिक होता है तो उस स्थिति में पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन उच्च अनुभार वाले पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन उच्च अनुभार वाले पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं जिनमें 100 या इससे अधिक एमिनो अम्ल इकाइयां पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जिनमें 100 या इससे अधिक एमिनो अम्ल इकाइयां पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब देखो पेप्टाइडों में एक सिरे पर तो होता है COOH समूह। पेप्टाइडों में एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह C=OH। ठीक है, और दूसरे सिरे पर एमिनो समूह। दूसरे सिरे पर क्या होता है? एमिनो समूह। एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे सिरे पर एमिनो समूह होता है। ठीक है, जो एमिनो अम्लों से क्रिया करता है और एमिनो अम्लों से क्रिया करने के बाद जो बंध का निर्माण होता है वो पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, एमिनो अम्लों के जुड़ने के आधार पर पेप्टाइड कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं टेट्रापेप्टाइड ये कहलाता है। जैसे अब देखें आप ये एक एमिनो अम्ल है प्लस H NH CH R C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से एक जल का अणु निष्कासित करते हैं OH और H। ये क्या है? 2 एमिनो अम्ल बन गए। ठीक है, उदासीन एमिनो अम्ल ये कहलाते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक जो समूह है वो अम्लीय होता है और NH2 समूह क्षारीय होता है। तो दोनों जब कार्बोक्सिलिक और
NH2 समूह की संख्या समान होती है तो वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, H2 निकाल देंगे तो क्या बनेगा, H2N CHR C डबल बॉन्ड O, यहाँ से NH CHR C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? ये जो बॉन्ड है CONH बंध, CONH बंध, ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल, दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। अगर दो एमिनो अम्ल जुड़ रहे हैं तो डाइपेप्टाइड कहलाएगा, तीन जुड़ रहे हैं ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, चार जुड़ रहे हैं टेट्रापेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, अब आप देखें एमिनो अम्लों के प्रकार करें, एमिनो अम्लों की बात करें, ये प्रोटीन नहीं है। देखो यहाँ NH2 समूह है, यहाँ COOH समूह है, या ये कहते हैं कि इसमें NH2 समूह और COOH समूह दोनों उपस्थित हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का एमिनो अम्ल। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और एमिनो अम्लों को उनके रूढ़ नाम से जाना जाता है। किससे? रूढ़ नाम से जाना जाता है। जैसे अपन इसकी बात करें, एक एग्जांपल है, इसी में से R हटा दें, जैसे इसमें से R हटाए अपन तो NH2 CH2 COOH होगा। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक नाम है वो अलग है। ठीक है, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ग्लाइसिन के नाम से। तो ग्लाइसिन क्या है? इसका रूढ़ नाम है। इसको IPC नाम से न जान करके और किस नाम से जाना जाए? रूढ़ नाम से। रूढ़ नाम क्या है इसका? ग्लाइसिन। क्लियर? तो इनको रूढ़ नाम से जाना जाता है। एमिनो अम्लों को हमेशा 3 अक्षर या कभी कभी एक अक्षर वाले संकेत से भी दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन है तो इस ग्लाइसिन ये एमिनो अम्ल है तो क्या लिखेंगे? GLY, 3 अक्षर हो गए, 3 शब्द हो गए। ठीक है, ग्लाइसिन GLY। कुल हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। कुछ एमिनो अम्ल तो आवश्यक होते हैं और कुछ होते हैं अनावश्यक। इसी आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, देखें आप, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो। ठीक है, तो वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं वो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अपने शरीर में संश्लेषित होने वाले या बनने वाले या जिनका निर्माण मानव शरीर में हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और ये एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, और ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, अर्थात उन्हें भोजन के साथ मानव द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, ठीक है, लेकिन मानव द्वारा भोजन के साथ उन एमिनो अम्लों को ग्रहण किया जाता है, वो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी है? 10 होती है। इनकी संख्या भी 10 होती है। और इनकी कमी से एक बहुत बड़ी बीमारी क्वाशियोर्कर हो जाती है। ठीक है, क्वाशियोर्कर हो जाती है। और इनकी पूर्ति, इन एमिनो अम्लों की जो कमी की पूर्ति है वो प्रोटीन द्वारा की जाती है। एमिनो अम्लों की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटीन के द्वारा की जाती है। अर्थात आप क्या माने? क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्लों के
बहुलक होते हैं, इसलिए आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे आपके शरीर में जो एमिनो अम्लों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर। अब आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से, ट्रिक के माध्यम से इनको देखेंगे अपन। TBMILL मिल PATH पर, TB मिल पर ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमिनो अम्ल हो गए। कुल कितनी है इनकी संख्या 10। ठीक है। अब टी से यहाँ इनका मतलब अपन समझे तो टी से यहाँ ट्रिप्टोफैन होता है। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। बी का मतलब यहाँ वेलिन से है, एम का मतलब यहाँ मेथियोनिन से है, आई का मतलब यहाँ आइसोल्यूसिन है, एल का मतलब ल्यूसिन है और एल का मतलब लाइसिन है, पी का मतलब फेनिल एलानिन है। ठीक है। ए का मतलब आर्जिनिन है, टी का मतलब थ्रियोनिन है और एच का मतलब स्टीरीन है। ये 10 एमिनो अम्ल हैं जो आवश्यक होते हैं मानव शरीर के लिए। तो इनको मानव शरीर में भोजन के साथ इनको ग्रहण किया जाता है। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ प्रोटीन क्या क्या कार्य कर सकता है? तो प्रोटीन देखो, एक तो कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव के रूप में काम में आता है। इसके रचनात्मक अवयव के रूप में काम में आता है। प्रोटीन के अगर कार्य की बात करें तो रचनात्मक अवयव के रूप में। ठीक है। दूसरे की अपन बात करें तो जैव उत्प्रेरक के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। इसके रूप में जैव उत्प्रेरक मतलब एंजाइम। ठीक है। तीसरा अपन हार्मोन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में? हार्मोन के रूप में। चौथा अपन बात करें तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में। अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है। तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में अपन काम में ले सकते हैं इसको, प्रोटीन को। पांचवा अपन शरीर की सुरक्षा के लिए काम में ले सकते हैं। शरीर की सुरक्षा। और छठा अपन शरीर की मरम्मत और उसकी वृद्धि के लिए काम में ले सकते हैं। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत। ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन के कार्य। ठीक है। प्रोटीन के कार्य क्या क्या है? रचनात्मक अवयव के रूप में, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। हार्मोन के रूप में, ऑक्सीजन वाहक के रूप में, शरीर की सुरक्षा के रूप में और शरीर की वृद्धि और मरम्मत के रूप में।